आप चिंता मत करो, 6 महीने में अगर केंद्र की सरकार और स्टेटों की सरकारों को घुटने टिकवा के मुकदमे वापस नहीं कराए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद की याद रखना। अभी देखते जाओ, अभी तो मैदान में आए हम लोग, चिंता मत करो। अभी तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका भरोसा बढ़ेगा। और जिस दिन आप मेरे साथ खड़े होंगे, जिस दिन आपने कह दिया कि हम अपने भाई के साथ, उस दिन देखना आप ये सरकारें नाक रगड़ा करेंगे आपकी चौखटों पे। इस बात को आप याद रखना। मुझसे आपको ये सीखना चाहिए, जब मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा मेहनत करके समाज के सहयोग से, आशीर्वाद से और दिल्ली की पार्लियामेंट तक जा सकता है, तो आपके बीच के आपके भाई और आपके साथी जो हैं वो भी हरियाणा की असेंबली में जाके आपके हितों की रक्षा कर सकते हैं। मैं जब यहां बैठा था तो मैंने कहा कि मनदीप को मैं सुनूंगा, तो मनदीप ने एक बाणी सदगुरु रविदास जी महाराज की कही थी, मैं उसको दोबारा दोहराना चाहता हूं। रविदास मानुष करी वसन्नु सुकर है तो इठाओ, एक सु स्वराज नाही दूसर मरगट गांव। सदगुरु जी ने बात 600 साल पहले कही है कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो दो ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माही अपने राज में, जब आपके पास राजकाज होगा, वरना मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में कब्रिस्तान। तो जीते जी, जब सदगुरु जी ने 600 साल पहले कह दिया कि जब तक आपका राज नहीं आएगा तब तक आपको सुख शांति का जीवन नहीं मिलेगा, तो उनकी बात झूठ नहीं है। आप बताओ कि आज सुख शांति का जीवन है हमारे पास? क्या पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहे? ऐसे कितने ही घर होंगे जिनके पास जमीन नहीं होगी, और मुझसे झूठ नहीं कहना चाहता, ऐसे कितने घर होंगे जिनके पास ऐसे गुरु घर जैसा घर भी नहीं होगा। मेरी बात को आप लिख के ले लो। आपके गांव में बहुत ऐसे मकान होंगे जिनपे प्लास्टर भी नहीं होगा। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे मकान होंगे, ऐसे घर होंगे जिनके बच्चे अपने मन की इच्छाओं को पेट पे हाथ फेर के सो जाते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे, आपके क्षेत्र में खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं होगा। इस देश में इस तरह की व्यवस्था होगी कि अमीरों के कुत्ते भी हमसे अच्छा भोजन खाते हैं। बीमार हो जाए तो अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। मैं लिख के देता हूं कि दलित, पिछड़े, कमजोर वर्गों के लोगों के पास, किसान मजदूरों के पास 70% लोगों के पास गाड़ियां नहीं होंगी। तो इसका मतलब सदगुरु जी ने जो बात कही कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो राजकाज लाना पड़ेगा। चाहे आज ले आओ, चाहे 6 महीने बाद ले आना, चाहे साल भर बाद ले आना, चाहे 10 साल बाद ले आना, चाहे 20 साल बाद ले आना। अगर इस जिंदगी में खुश हो तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर ये जो अवसर आपके पास इस बार आया है, ये अवसर आपके लिए एक मेले जैसा, मेले में जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीद के घर आ जाते हैं, कुछ खा पी के ताली बजा के फिर अगली बार मेले का इंतजार करते। फिर क्या तो ऐसा है? या फिर अगर हम लोग समझदारी दिखाएं और समझदारी बना के, एकता बना के अपनी वोट का प्रयोग करें और एकजुट होकर संघर्ष करें और दूसरे लोगों को भी जोड़े, जैसे हमारे साथ हमारे साथी जो पाल समाज से है, सरपंच वो बैठे हुए हैं, इस तरह से हम कमजोर वर्गों में भाईचारा बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। किसी को सरपंच बनाएं, किसी को जिला पंचायत का सदस्य बनाएं, किसी को विधानसभा भेजे, किसी को लोकसभा भेजे, और सबके साथ न्याय करके भाईचारा बना के अगर हम आगे बढ़े तो फिर राजकाज आएगा। और जिस दिन राजकाज आएगा, सदगुरु रविदास जी तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, काशीराम साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। अगर सच में हम पहरेदार बन जाए समाज के और भाईचारा बना ले इस कमजोर वर्गों में जो हमारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं लिख के देता हूं कि फिर वो दिन दूर नहीं कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम पे कर्ज भी है। अगर किसी के पिता कोई काम अधूरा छोड़ के चले जाए तो उसके आने वाली नस्लों को काम पूरा करना चाहिए, नहीं पूरा करना चाहिए? बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो सदगुरु जी ने 600 साल पहले कहा कि देश में बेगमपुरा राज लाओ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, छोट बड़ा ना हो, जहां सब लोग प्रेम से, भाईचारे से रहे, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां कोई इतना अमीर ना हो कि
कि किसी गरीब का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी रोटी के लिए मोहताज हो, जहां कोई चोरी ना हो, डकैती ना हो, हत्या ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। अब वो रोज राज आएगा कैसे? राज आएगा कैसे? जब आप अपना राज लाओगे, जब आप सतगुरु रविदास जी महाराज के सपनों को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए, जब और महान पुरुषों के सपनों को आगे बढ़ाते हुए आप लोग कमर कस के जिस तरह 4-6 घंटे 8 घंटे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने का काम करते हैं, उसी तरह 2 घंटे 4 घंटे काम करके और समाज को जगाने का काम करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे और राजनीतिक ताकत बनाएंगे, तब जाके वो बदलाव होगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप वो दिन मेरी बात को याद रखना कि आज ऐसी सरकारें प्रदेश में और केंद्र में है कि ना आरक्षण रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना रोजगार रहेगा, ना जमीनें रहेंगी और ना ही स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल रहेंगे। गरीबों के बच्चे सड़कों पे भीख मांगते फिरेंगे। ऐसे दिन दूर नहीं है देश में, याद रखना। आज देश पे कर्ज है, केंद्र में बैठी सरकार ने खूब कर्ज लिया है। स्टेटों में बैठी सरकारों के हालात देखो आप, तमाम तरह की योजना चलती है, योजना गांव तक नहीं पहुंचती है, योजना का लाभ नहीं पहुंचता है। और जितना भ्रष्टाचार सरकारें कर रही है, इस वजह से कर रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो आगे लोग आप पे शासन करेंगे। आज पढ़ा लिखा नौजवान मेहनत मजदूरी रोजगार के लिए कई साल प्रयास कर रहा है और परेशान होके मेहनत मजदूरी करके किस तरह से अपना घर चला रहा है, लेकिन वो राजनीतिक शक्ति को नहीं समझ रहा है। अभी अजान हुई, मुझे नहीं लगता इस मंच पे कोई मुस्लिम है, लेकिन हमें सबके धर्मों का सम्मान रखना है। हमें किसी ने जोर तो नहीं दिया, किसी ने हमें दबाव थोड़ा दिया कि बंद कर दो। ये तो हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। हमें भाईचारे के रास्ते पे चलना है, हमें नफरत के रास्ते पे चलना है, लोगों की बातों में आके झगड़ों में जाना है, या हमें सब भाइयों को साथ लेके चलना है, तो हमें तय करना है। तो हमारे गुरुओं ने तो रास्ता दिखा दिया, हम नहीं तय कर पा रहे हैं। और मैं लिख के देता हूं, जिस कौम का युवा जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। हमारे बड़ों ने तो किस तरह के दिन देखे होंगे, किस तरह का भेदभाव अपमान का सामना किया। अब तो हम नौजवान तैयार होंगे, जब मैं आपके पीछे खड़ा हूं तो या मैं आपके आगे खड़ा हूं तो आपको मिलकर इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ना चाहिए। जब हम वोट की ताकत से अपनी तकदीर का फैसला खुद कर सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं, फिर हम किसी दूसरे के भरोसे क्यों छोड़े? क्या हम रोटी नहीं खाते? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हम समझदार नहीं है? क्या हम प्रदेश को नहीं चला सकते? जब हम मेहनत मजदूरी करके ये ईंटों से चल के इतने बड़े मकान, इनके लिए बंगले रहने के लिए बना सकते, क्या हम प्रदेश नहीं चला सकते हैं? लेकिन हम अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं, हम अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं, इसलिए अयोग्य लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं बस नौजवान शक्ति से ये कहना चाहता हूं, अब समय आ गया, उठ खड़े हो जाओ। एक तरफ आपके अधिकारों को कुचलने के लिए सरकारें प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ आप लोग चुप्पी थाम के बैठे हो। आपकी चुप्पी उनको बल दे रही है, आपकी चुप्पी उनकी ताकत बढ़ा रही है। कहते हैं अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। जब हम इस देश में बराबर का टैक्स देते हैं, हमारी संख्या भी इस देश में बहुजन समाज की 85% है, तो राजकाज में हिस्सेदारी भी हमारी बराबर की होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ रहे। माए बहनों का क्या है, उनको तो जैसा आप समझा देते हो वैसे समझ जाती है। आप कहते इधर को चलना उधर को चली जाती है, आप कहते इधर को चलना इधर को चली जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहता हूं, क्या आप इस गरीबी बेबसी की जिंदगी में खुश हो? बताओ। बेटे की शादी करनी पड़ती है तो जमीन बेचनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, उसको उतारने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। बच्चे को पढ़ाना होता है, अच्छे स्कूल में भेजना पड़ता है, बाहर भेजना पड़ता है तो कर्ज लेना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि गरीबों की माओं ने कभी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सपने में भी देखा होगा। बताओ, जितनी यहां बैठी है, बताओ जहाज में बैठ के देखा है क्या आप में से किसी ने? तो क्या ये गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए है, या ये किसी भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे रास्ते खोले, क्या तो सही रास्ते पर चल लो, वरना इस देश में इसी तरह से पैदा होते रहोगे और मरते रहोगे। फैसला आप लोगों को करना। मैं तो आज आपके बीच हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता
आप जानते हो, क्योंकि मेरी निडरता मेरी ताकत है और मेरा गला कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो मैं इसकी इजाजत किसी को नहीं देता हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहां से किस गोली से मेरा स्वागत होगा, मैं जान की परवाह नहीं करता हूं। आप जानते हो मैंने अभी 4 गोलियां खाई, 1 साल हुआ। आप ये भी जानते हो, मैं आपको बधाई देता हूं हरियाणा के साथियों, मेरे ऊपर एक कर्ज है आपका कि जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था तो 55 लोग थे मेरे साथ जो जेल में थे। हरियाणा के लोग बहादुरी में किससे कम नहीं, मैं इस बात को जानता हूं। बस उस बहादुरी को अपनी ताकत बना लो, और जिस तरह से आप घर चलाने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हो, 1-2 घंटा समाज में राजनीतिक शक्ति पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए भी दो। ये काम हमारा ही, कोई और थोड़ा ही करेगा, इसको बताओ कोई और करेगा क्या? हमें घर के हमारे कामों को बताता है कि बाहर से आके? जब हम अपने घर के कामों को जिम्मेदारी समझ करते तो समाज को जागरूक करना, भाईचारा पैदा करना भी हमारा काम। और पढ़ लिखने का यही फायदा है कि हम सही गलत का फैसला कर सकें। आप जानते हैं पार्लियामेंट में मुझे सुनते हो नहीं सुनते हो? बताओ, डर के बात होती है, डट के बात होती है? बताओ कोई ऐसा मामला है जिसको मैं नहीं उठाता हूं? 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापसी के लिए किसने आवाज उठाई? आप चिंता मत करो, 6 महीने में अगर केंद्र की सरकार और स्टेटों की सरकारों को घुटने टिकवा के मुकदमे वापस नहीं कराए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। अभी देखते जाओ, अभी तो मैदान में आए हम लोग, चिंता मत करो। अभी तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका भरोसा बढ़ेगा। और जिस दिन आप मेरे साथ खड़े होगे ना, जिस दिन आपने कह दिया कि हम अपने भाई के साथ, उस दिन देखना आप, ये सरकारें नाक रगड़ा करेंगे आपकी चौखटों पे। इस बात को आप याद रखना। चाहे दिल्ली में जो गुरु घर टूटा हो, जो आपके गौरव सम्मान का विषय था, उसको भी मैंने आवाज उठाई। नौजवानों के लिए रोजगार का मामला हो, अच्छे स्कूल का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, जो दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे, बहन बेटे पे अत्याचार, सारी मांग उठाई मैंने। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मेरे जैसे लोग जो हैं असेंबली में जाएं हरियाणा की, और हरियाणा की विधानसभा में इसी तरह दहाड़ दहाड़ के अपनी बात को रखें। और बताओ, तुमने पार्लियामेंट से जय भीम का नारा सुना था नहीं सुना था? बताओ। अब वो नारा तुम्हें जगाने के लिए लगाया था कि जाग जाओ जय भीम वालों, अब बस अब समय तुम्हारा आ गया। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है, तो 21वीं सदी आके कमर कस लो। अब इस देश की राजकाज की बागडोर हमें अपने हाथ में लेनी है। हमें बहुत लोगों से सावधान होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम किसी की बातों में आए तो हमारे हिस्से में एक कहावत है, जो अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। जो मिलता है उसमें खुश हो गया? जोर से बताओ, खुश हो गया? तो फिर प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास ऐसे होगा कि भाई मनदीप जी और इनके साथियों की ताकत बनो, इनके साथ खड़े रहो और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय मंडल, जय जोहार।